हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं मुकेश जांगीर, आपका केमिस्ट्री टीचर। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं क्या, एनटीए का पेपर। तो एनटीए का ये पेपर नंबर कितना है बेटा, 19 है। और अपन इसमें अगेन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डील करेंगे। तो पहले मैं आपको सारे क्वेश्चंस दिखा देता हूँ, आप एक बार उनको देखिए और अपने क्वेश्चंस मार्क कर लीजिए या फिर रफ नोटबुक में नोट कर लें। इसके बाद में आप सॉल्यूशन को चेक करें, देख लें कौन सा सही है और कौन सा गलत। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आप देखते जाएं। ठीक है, तो ये सारे आपके क्वेश्चंस थे। इसमें आप देखो कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ एनसीईआरटी भी है, तो इसके बारे में मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें ये बता दूंगा कि कितनी इंपॉर्टेंस है आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस की। पहले इसको अपन डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए कि इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। पहला आपके पास NiCO4 कॉम्प्लेक्स, तो इसके बारे में बताते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। CO यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, लेकिन इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या था आपको पता है, sp3। कैसे कैलकुलेट करना है, ये कंप्लीट बेटा नोटबुक में आपको करवाया हुआ रहता है। इसमें पेयरिंग हो जाती है, पेयरिंग हो जाएगा तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक, जबकि पैरामैग्नेटिक है, मतलब ये गलत। आगे भी देख लेते हैं, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड स्क्वायर प्लेनर, पेयरिंग हो जाएगी तो डायामैग्नेटिक सही है। NiCO4 ये डायामैग्नेटिक सही है। NiCl4 वीक फील्ड लिगेंड, पेयरिंग नहीं होगी, पैरामैग्नेटिक। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, ये आपको चूज करना है। तो देखिए यहाँ पर रिएक्शन से रिलेटेड बात की है, रिएक्टिविटी से बात रिलेटेड की है, तो ये क्वेश्चन सोल्व होगा आपका ECS में। ECS क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। मैं अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में यहाँ पर AgCu और H2 को शो करूँ तो किस तरीके से होता है, आपको पता है, ये H2 फिर ये Cu और फिर Ag। तो इसमें रिएक्टिविटी के बारे में पता होता है कि आपको जो ऊपर वाला एलिमेंट होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, और इतना रिएक्टिव होता है कि दूसरी मेटल के सॉल्ट से कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करवा देता है। तो यही आपको देखना है। पहले में AgNO3 सॉल्यूशन है, कैन बी स्टोर्ड इन ए कॉपर बॉल। तो कॉपर की रिएक्शन करवानी है AgNO3 के साथ, देखना है पॉसिबल है या नहीं। पॉसिबल है, क्यों, कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है, तो AgNO3 के साथ में ये रिएक्शन कर लेगा। रिएक्शन कर लेगा तो बेटा कॉपर के बॉल में इसको नहीं रख सकते, मतलब कॉपर का कोई बर्तन है उसके अंदर AgNO3 नहीं डाल सकते। रीज़न, जो कंटेनर है कॉपर का वो रिएक्शन कर लेगा AgNO3 के साथ। ठीक है, तो ये करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, एक्वस CuSO4 सॉल्यूशन कैन बी स्टोर्ड इन सिल्वर बॉल। तो अब Ag के कंटेनर में CuSO4 को डालेंगे, तो Ag मेटल बेटा कम रिएक्टिव होती है, कम रिएक्टिव होती है तो CuSO4 को नुकसान नहीं करेगा, तो इसके अंदर रख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, एक्वस CuSO4 कैन बी स्टोर्ड इन सिल्वर बॉल। तो सिल्वर के बॉल में इसको रख सकते हैं, इसको नहीं रख सकते हैं ना, कॉपर वाला तो रिएक्ट कर जाएगा, इसको नहीं रख सकते, तो ये गलत हो गया। CuAg कैन रिलीज हाइड्रोजन गैस फ्रॉम डाइल्यूट HCl। ये भी आपको P ब्लॉक में D ब्लॉक में बताते हैं कि Cu और Ag है, ये डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन नहीं करती है और ना ही डाइल्यूट H2SO4 के साथ करती है, कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ करती है। तो ये यहाँ पर हो जाएगा आपका गलत। H2 गैस कैन नॉट रिड्यूस Cu2+ एंड Ag+ इन दियर फॉर्म ऑफ मेटल, मतलब H2 मेटल की रिएक्शन CuSO4 के साथ पॉसिबल है क्या, नहीं, क्योंकि H2 क्या है, कम रिएक्टिव है और CuSO4 में Cu ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये रिएक्शन अगेन पॉसिबल नहीं होगी। तो आंसर आपका चला जाएगा E। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बोराजिन से रिलेटेड। बोराजिन क्या होता है आपको पता है, B3N3H6 होता है। इससे रिलेटेड सारी बातें क्लासरूम में बहुत अच्छे से डिस्कस की जाती है कि ये हक्कल रूल फॉलो करता है, 4n+2 इलेक्ट्रॉन, मतलब एरोमेटिक है। देयर आर 4 आइसोटोपिक डिस्ट्रीब्यूटेड बोराजिन मॉलिक्यूल, मतलब जो बोराजिन होता है, बोराजिन की यूनिट कुछ इस तरीके से आपको पता है बनाई जाती है, यहाँ पर BN BN BN। इसमें XX जोड़कर कितने आइसोमर बना सकते हैं, कितने आइसोमर बना सकते हैं, एक तो वो जब B और N 1 और 2 पास पास हो, दूसरा वो देखिए पहला तो ये बना दिया मैंने, ठीक है।
अब सेकंड बात करें, सेकंड कौन सा बनेगा, सेकंड ये बन जाएगा, ये BON, ठीक है। अब थर्ड की बात करते हैं, तो मैंने BN के दोनों केस ले लिए, थर्ड में केवल और केवल B और B पर जब X जुड़ा हुआ हो। नेक्स्ट केस कौन सा होगा, जब N और N पर 2X जुड़े हुए हों। इसके मतलब कितने आइसोमर्स बन गए, इसके 4 आइसोमर बन गए। अब देखिए इसके बाद इसी क्वेश्चन में आगे देखते हैं, तो आपका कौन सा करेक्ट, ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट। बोराजिन इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स एडिशनल रिएक्शन देन बेंजीन। बेंजीन क्या होती है बेटा, C6H6 नॉन पोलर है, और ये क्या रहती है, पोलर यूनिट, तो ये ज़्यादा रिएक्टिव है, ये भी ठीक हो गया। बनाना बॉन्ड इन B2H6 आर लॉन्गर बट स्ट्रोंगर नॉर्मल BH बॉन्ड, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैसे, क्यों यहाँ पर ये पूछा है कि ये जो डाइबोरेन होता है BHH और ये, तो यहाँ पर ये कहा गया है कि ये जो आपका बनाना बॉन्ड है ये नो डाउट लेंथ में इससे ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक B का ऑर्बिटल, फिर हाइड्रोजन का ऑर्बिटल, फिर B का ऑर्बिटल, ये सब जुड़ेंगे तो बॉन्ड लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। अब क्वेश्चन ये रहा कि अगर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो आपकी बॉन्ड एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल में इस क्वेश्चन के लिए ये नहीं रहेगा। रीज़न इसका, क्योंकि यहाँ पर जो है ये आपके जो बोरोन और हाइड्रोजन है इनके अंदर बेटा ओवरलैपिंग क्या होती है, कंपैरेटिव ज़्यादा होती है। देखिए 3 साइड से ओवरलैपिंग हो रही है, तो 3 साइड से ओवरलैपिंग हो रही है मतलब ये बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो ये भी करेक्ट। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए, सभी के सभी ऑप्शन सही हैं, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन जरूर है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट, रोस्टिंग। रोस्टिंग क्या होता है, कंसंट्रेशन के बाद सेकंड टर्म जो होती है मेटलर्जिकल प्रोसेस में, वो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन रहती है, कन्वर्जन इनटू ऑक्साइड। तो रोस्टिंग जो रहती है किसके लिए रहती है, सल्फाइड के लिए, तो सल्फाइड को कन्वर्ट किया जाता है ऑक्साइड में, एकदम सही है। रिमूव वाटर ऑफ हाइड्रेशन, बेटा हीट करेंगे तो हीट करने पर जो हाइड्रेशन हो जाएगा, मतलब जो H2O मॉलिक्यूल्स होते हैं तो उनको वो हटा देता है। मेल्ट दाउन, ये गलत है, मेल्ट नहीं होती, ध्यान रखिए। हीटिंग ऑफ और बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर हीट किया जाता है। अगर मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा पॉइंट टेम्परेचर पर हीट करेंगे तो मेल्ट हो जाएगी, तो इसके अंदर के सारे जो पोरस पार्ट होते हैं, मतलब जो छिद्र होते हैं वो सारे भर जाएंगे, वो भरेंगे तो इसकी रिएक्टिविटी आगे काफ़ी कम हो जाती है। रिमूव आर्सेनिक एंड सल्फाइक इम्प्योरिटीज़, सही है। सल्फाइड और जो आर्सेनिक इम्प्योरिटी होती है वो क्या होती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो SO2 या फिर AS2O3 ऑक्साइडल फॉर्म के अंदर रिमूव हो जाती है। और यही क्वेश्चन अगर कैल्सिनेशन के लिए पूछे तो वहाँ पर ये एलिमेंटल फॉर्म में रिलीज हट जाती है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं रहती। तो 1, 2, 4 करेक्ट हो जाएगा, तो C ऑप्शन करेक्ट। इसके बाद में नेक्स्ट, ये NT में 2-3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या है, Ag2S NaCN की रिएक्शन A के साथ करवाएं, तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा, NaAgCN ट्वाइस। क्यों, क्योंकि Ag+1 ऑक्सीडेशन स्टेट में CN नंबर 2 शो करता है, तो यहाँ पर आपके पास बिल्कुल सिंपल B करेक्ट दिख रहा है। इसके बाद में इसमें जब जिंक डालते हैं तो क्या होगा आपको पता है, फिर नया कॉम्प्लेक्स बन जाएगा Na2AgCN4 और प्लस यहाँ पर क्या आएगा, Zn आएगा, यहाँ पर Zn, ठीक है, ये Zn, और Ag यहाँ पर जो मेटल है वो रिलीज हो जाएगी, रिलीज होगी तो यहाँ पर इसका प्योरिफिकेशन हो, इसका मतलब B ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट, ये अपना एनवायरमेंटल का। तो इसमें देखिए क्या करना है, क्वेश्चन ने पूछा है कौन सा पार्ट ग्रीन केमिस्ट्री करें। ग्रीन केमिस्ट्री मतलब एनवायरमेंटल से रिलेटेड है, तो एनवायरमेंटल से रिलेटेड में से कौन सा पार्ट नहीं होगा, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है, जो न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर अपन इसका इन्वॉल्वमेंट देखते हैं, तो उसका एनवायरमेंटल केमिस्ट्री या फिर ग्रीन केमिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। हाउ मैनी आइसोमर्स आर पॉसिबल, डायरेक्ट पूछा, ये कौन सी फॉर्म है बेटा, AMABCD, और आपको पता है पीटी के साथ में तो हमेशा स्क्वायर प्लेनर ही रहेगा। स्क्वायर प्लेनर रहेगा मतलब कितने आइसोमर्स बन जाएंगे इसके, जब A के
अपोजिट एक बार बी आए, जब ए के अपोजिट एक बार सी आए, जब ए के अपोजिट एक बार डी आए, तो मतलब कितने आइसोमर्स बन जाएंगे इसके? 3 आइसोमर बनेंगे। बहुत सिंपल और बहुत इंपॉर्टेंट केस है। अगला क्वेश्चन डी ब्लॉक का, लेड क्रोमेट की रिएक्शन से रिलेटेड बात की है। इसमें कौन सा क्रोमेट है? एक होता है बेटा CrO4 2- क्रोमेट, एक होता है डाइक्रोमेट। जो क्रोमेट होता है वो येलो कलर का होता है, डाइक्रोमेट जो होता है वो ऑरेंज कलर का होता है। तो पहला ऑप्शन ठीक है, येलो कलर रहेगा इसका। अब बोला है कि NaOH के साथ ये सॉल्युबल है। सॉल्युबिलिटी चेक करने के लिए रिएक्शन करवानी पड़ेगी। जब लेड क्रोमेट की रिएक्शन सोडियम के साथ करवाते हैं, किसके साथ? सोडियम के साथ, तो यहाँ पर क्या बना लेता है? ये एक सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है। इसके साथ क्या बनाता है? सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स। और सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स अगर बनेगा तो मतलब ये इसके अंदर सोल्यूबल है। इसी तरीके से CH3COOH इस एसिड के साथ सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स नहीं बनता, मतलब ये इनसोल्यूबल है, तो ये भी ठीक। तो इसका मतलब इसके सारे ऑप्शंस सही हो गए। ठीक है। वैसे अगर मैं ये बात बताऊं, ये रिएक्शन अपनी NCERT में नहीं है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की दिक्कत आपको नहीं है। नेक्स्ट है पर्शियन ब्लू इच। एक होता है बेटा आपका कौन सा? टर्न बुल्स ब्लू कॉम्प्लेक्स, एक तो है पर्शियन ब्लू। तो ठीक है, मैं यहाँ पर दोनों के बारे में बता देता हूँ। एक तो है पर्शियन ब्लू, एक टर्न बुल्स ब्लू कॉम्प्लेक्स। इसकी खासियत क्या होती है? इसमें जो कॉम्प्लेक्स के अंदर की साइड एफ ही रहता है। ठीक है ना, आपको ये तो पता ही होगा कि दोनों में एफ ही रहते हैं। जैसे इसका बाहर भी एफ ही और अंदर भी एफ ही, इसमें भी एक एफ ही अंदर और एक एफ ही बाहर। इसको याद रखने की ट्रिक क्या है? इसमें अंदर की इसमें टोटल 3 है, तो अंदर वाले का ऑक्सीडेशन +3, बाहर वाले का +2। इसमें टोटल 2 है तो इसको +2 और इसको +3। इसको बेटा याद ही रखना है, ये एक आसान तरीका है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? Fe के ऊपर जाएगा तो +3 चार्ज, और ये 4 ऊपर जाएगा माइनस, तो इसका मतलब अंदर वाले पर +2। पर्शियन ब्लू का मतलब सी ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट बहुत ही आसान क्वेश्चन, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है? तो H2O का होता है ड्यू टू H बॉन्ड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? तो आपको देखना पड़ेगा, आपके पास है एक KO2 का मतलब O2 क्या होता है? सुपर ऑक्साइड। जब इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो क्या आता है? π*2px2 π*2py1। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें है। Al O2- मतलब यहाँ पर तो सिंपल ऑक्साइड है, ऑक्साइड मतलब O2-, अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है, तो ये नहीं होगा। BaO2 को अगर ब्रेक करेंगे तो किस में ब्रेक होगा? Ba2+ और O2 सुपर ऑक्साइड में अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं रहते। नेक्स्ट है NO2+ का मतलब क्या है? देखिए NO2+ का मतलब तो यही होगा N डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O और प्लस, इसमें कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये भी नहीं, तो इसका मतलब KO2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बेटा आउट ऑफ NCERT है। माइक्रोकॉस्मिक सोल्ट क्या होता है? देखिए NaNH4HPO4, ये माइक्रोकॉस्मिक सोल्ट होता है। जैसे आपने एक टेस्ट किया था बीड टेस्ट, वो कौन सा था? बोरेक्स बीड टेस्ट। तो उसमें क्या बनते हैं? मेटाबोरेट्स के बीड्स बनते हैं। यहाँ पर किसके बनेंगे? फॉस्फोरस है, तो यहाँ पर मेटाफॉस्फेट्स के बीड बनते हैं, तो इसका बी ऑप्शन है। ये आउट ऑफ NCERT अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताना आपको। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताना है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर प्रॉब्लम आती है OF2H2, ऑक्सीजन फ्लोरीन, फ्लोरीन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसीडर की जाती है। F की EN ज़्यादा है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के पास होंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास, तो यहाँ पर रिपल्सन कंपेरेटिव ज़्यादा लगेगा, तो H2O का बॉन्ड एंगल OF2 से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, और H2 ये ठीक लग रहा है। ठीक है, पहला और दूसरा ऑप्शन ठीक है अभी अपने की। आगे देखिए इसके अंदर क्या कंपैरिजन करनी है अपने को। OCl2 और ClO2, इनका बॉन्ड एंगल देख लें।
अब इन दोनों से OCl2 और ClO2 तो बहुत ज़्यादा होते हैं, रीजन क्लोरीन की साइज़ बहुत बड़ी है। तो ये बात तो क्लियर होगी, इतने में एक क्वेश्चन भी सही कर सकते हो आप। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, डबल बॉन्ड डबल VSEPRT में आपको बताते हैं क्या डबल बॉन्ड का रिपल्सन ज़्यादा होगा तो इसका बॉन्ड एंगल कंपेरेटिव ज़्यादा होता है, तो आपका बी ऑप्शन सही। नेक्स्ट जियोलाइट आपके एस ब्लॉक में भी दिया हुआ है और हाइड्रोजन चैप्टर में भी दिया हुआ है। हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के यूज में ये आता है, सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर एंड कैटालिस्ट। नेक्स्ट ये भी एक थ्योरेटिकल अच्छा क्वेश्चन। NaOH कैन बी स्टोर्ड इन वेसल ऑफ एल्यूमिनियम। नहीं, NaOH को एल्यूमिनियम के साथ नहीं रख सकते क्योंकि ये सोल्युबल सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का फॉर्मेशन करता है जो एक्वा स्टेट में रहता है, तो इसके अंदर घुल जाएगा, तो इसको यूज़ नहीं करना है, तो मतलब ये सही है। HNO3 कैन बी स्टोर्ड इन वेसल ऑफ बेरेनियम एंड एल्यूमिनियम। सही बात है, वैसे HNO3 रिएक्शन कर लेता है मेटल्स के साथ, लेकिन यहाँ पर नहीं करता है क्योंकि आपको पता है बेरिलियम और एल्यूमिनियम के ऊपर ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है। ठीक है, ऑक्साइड की लेयर बन जाती है तो HNO3 इसके लिए पैसिव हो जाता है, इनर्ट हो जाता है, तो ये रिएक्शन नहीं करेगा, इसको यूज कर सकते हैं, तो ये करेक्ट हो गया। HF कैन बी स्टोर्ड इन द वेसल कोटेड ऑफ वैक्स। HF कैन बी स्टोर्ड। नेक्स्ट देख लेते हैं, HF अटैक्स ग्लास। सही है, HF जो होता है ग्लास के साथ रिएक्शन कर लेता है, इसलिए इसको राइटिंग ऑफ ग्लास भी बोलते हैं, तो ये भी सही है। HF कैन बी स्टोर्ड इन वेसल ऑफ कोटेड ऑफ वैक्स। अब इसको एक मिनट सोचने दीजिए। अरे ये तो गलत हो गया ना, ए ऑप्शन देखो पहले, एल्यूमिनियम स्टोर नहीं कर सकते लेकिन इसने कर सकता, ये गलत हो गया। अब HF जो होता है देखिए, कुछ वेसल्स जिसके ऊपर जैसे ग्लास का अगर उस पर वैक्स की कोटिंग होगी, वैक्स की कोटिंग होती तो ग्लास डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा, इसलिए उसके अंदर उसको स्टोर कर सकते हैं, तो इसका आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका पेपर होता है फिनिश। तो ये केमिस्ट्री का पेपर रहा है, अगर आपको फिर भी डाउट रहे तो आप मेरे को जरूर फेसबुक पर मैसेज कर दें। ज़रूर इसमें 2 क्वेश्चन आउट ऑफ NCERT है, लेकिन उसकी टेंशन ना लें आप लोग। जो आपकी प्रिपरेशन की है आपने अभी तक वो बहुत अच्छी है और उसी पर पूरा कॉन्फिडेंस आपको रखना है। थैंक यू।